हेलो एवरीवन। सो कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक ऑफ अर्थक्वेक्स। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ द अर्थक्वेक्स। सो अर्थक्वेक मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक वेव्स इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ, while the record produced by the seismograph depicting the earthquake waves is called seismogram. तो जो इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। तो ग्राफ इज नॉट द रिकॉर्ड, ग्राफ इज द मशीन, वाइल ग्राम इज दैट रिकॉर्ड। तो जो पेपर पे जो अर्थक्वेक वेव्स बनी हुई मिलती हैं वो पेपर को बोलते हैं सिस्मोग्राम, वाइल जो वो मशीन है या इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो यूजुअली ग्राफ को हम लोग पेपर की के साथ कोनोटेशन उसकी दे सकते हैं, बट जो ये ग्राफ लिखा है सिस्मोग्राफ ये इंस्ट्रूमेंट है, वाइल सिस्मोग्राम इज द रिकॉर्ड दैट इज ऑब्टेन्ड। तो सिस्मोग्राफ इज दिस इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है दिस इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। और इस पे जो रिकॉर्ड आएगा, जो पेपर होता है जिस पे वेव्स आती हैं उसको बोलते हैं सिस्मोग्राम। तो इस तरह से इसके ऊपर पेपर लगा होता है जिस पे ये अर्थक्वेक वेव्स जो है इस तरह से ऐसे रिकॉर्ड होती हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्मोग्राम। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग पी वेव है, देन एस वेव है, ये दोनों हो गई बॉडी वेव्स। उसके बाद आ गई सरफेस वेव्स, and the surface waves are the one which cause more damage since they are slower and they travel along the surface, so they cause more damage. तो ये हो गई सिस्मोग्राम, दैट इज द पेपर जो रिकॉर्ड ऑब्टेन होता है फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। नाउ द मेजरमेंट ऑफ द अर्थक्वेक इज डन इन टू एस्पेक्ट्स। तो जो अर्थक्वेक की मेजरमेंट है वो दो तरीके से करते हैं, या तो उसकी इंटेंसिटी देखते हैं और उसका मैग्नीट्यूड देख सकते हैं। तो इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ये दो पैरामीटर से हम लोग अर्थक्वेक को मेजर करते हैं जनरली। और अब इनमें डिफरेंसेस क्या है इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में। इंटेंसिटी क्या है? इट इज द असेसमेंट ऑफ द विजिबल डैमेज दैट इज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। तो इंटेंसिटी अर्थक्वेक की हम किस बेसिस पे मेजर करते हैं कि उस अर्थक्वेक ने कितना विजिबल डैमेज किया। तो जितना ज़्यादा डैमेज हुआ उस अर्थक्वेक से उतना हम बोलेंगे कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी। वाइल मैग्नीट्यूड क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो मैग्नीट्यूड क्या है कि कितनी एनर्जी उस अर्थक्वेक के इवेंट में रिलीज हुई, तो दैट इज द मैग्नीट्यूड। इंटेंसिटी मतलब कितना विजिबल डैमेज हुआ है, मैग्नीट्यूड मतलब कितनी एनर्जी अर्थक्वेक में रिलीज हुई है। नाउ द इंटेंसिटी इट डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। तो एपिसेंटर से जितनी दूर जाते जाएंगे हम लोग उतनी ही उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अर्थक्वेक के एपिसेंटर से हम लोग जितनी दूर होंगे उतना ही वहां पे डैमेज कम होता जाएगा। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन अर्थक्वेक। तो मैग्नीट्यूड जो होता है एक अर्थक्वेक का दैट इज फिक्स्ड, कि कितनी एनर्जी एक बार में रिलीज हुई उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो फिक्स्ड है। वाइल इंटेंसिटी जो है वो चेंज होती है फ्रॉम one place to another and it decreases away from the epicenter. So as a person moves away from the epicenter of the earthquake, we will observe lesser damage. The intensity is a subjective measure while magnitude is an objective measure. तो सब्जेक्टिव क्या है? कोई ऐसी चीज जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मतलब सब्जेक्टिविटी क्या है कि एक पर्सन के लिए एक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, वाइल कोई दूसरा पर्सन जो और बड़े अर्थक्वेक्स के प्रोन रीजन्स में रहता है उसके लिए शायद वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा ना हो। सो इंटेंसिटी एक सब्जेक्टिव मेजर है कि कितना डैमेज हुआ है किसी जगह पे, तो वो वेरिएबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो डिफर करेगा। वाइल जो मैग्नीट्यूड है वो तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, इसीलिए इट इज एन ऑब्जेक्टिव मेजर, दैट इज इट इज नॉट वेरिएबल, इट इज फिक्स्ड। इंटेंसिटी जो है वो मेजर करते हैं बाय मॉडिफाइड मर्कली स्केल, और जो मैग्नीट्यूड है वो मेजर करते हैं बाय रिक्टर स्केल। तो जनरली जो हमें मैग्नीट्यूड आता है अर्थक्वेक का कि रिक्टर स्केल है उस पे जो सपोज 5 मैग्नीट्यूड आया है, तो दैट इज द मैग्नीट्यूड, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। और उस अर्थक्वेक की वजह से जो डैमेज हुआ है दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट अर्थक्वेक। So this was the difference between the intensity and the magnitude of an earthquake. Now,
वी कम ऑन टू द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। तो अर्थक्वेक्स की टाइप्स हम लोग डेप्थ के अकॉर्डिंगली देखें तो इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स: शैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप सीटेड। शैलो क्या है? हैविंग फोकस अप टू द डेप्थ ऑफ 70 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर तक जिसकी डेप्थ है वो शैलो अर्थक्वेक है। इंटरमीडिएट क्या है? जिसका फोकस की डेप्थ है 70 से 350 किलोमीटर्स तक। और डीप सीटेड क्या है? जिसके फोकस की डेप्थ जो है दैट इज मोर देन 350 किलोमीटर्स। तो शैलो 70 किलोमीटर्स तक डेप्थ है, इंटरमीडिएट 70 टू 350 किलोमीटर्स तक, एंड डीप सीटेड 350 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की डेप्थ पे अगर कोई अर्थक्वेक आ रहा है। सो दिस इज द classification for the earthquakes, that is shallow, intermediate and deep seated, and it is based on depth. तो अगर हम लोग देखें कि वेरियस कॉन्टिनेंट या ओशन मार्जिन्स पे, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट मार्जिन्स पे किस तरह के हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, तो सिंस ये टेबल हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो अर्थक्वेक्स की बात करें तो डाइवर्जेंट कैटेगरी में हमारे पास है ओशियन ओशियन एंड कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट। तो इन दोनों ही कैटेगरीज में हमें शैलो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो डाइवर्जेंस के केस में शैलो अर्थक्वेक्स आर सीन, वाइल अगर हम लोग कन्वर्जेंस की बात करें तो ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस में शैलो, इंटरमीडिएट और डीप सीटेड तीनों तरह के अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। जो ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है उसमें भी शैलो, इंटरमीडिएट और डीप अर्थक्वेक्स मिलते हैं, वाइल जो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है उसमें शैलो या इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स ही मिलते हैं, डीप अर्थक्वेक्स नहीं मिलते, बिकॉज पार्शियल सबडक्शन हुई होती है, वहाँ पे एक फ्यूचर जोन बनी हुई होती है। तो उसमें एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के थोड़ा सा ही नीचे जाती है, इतना नहीं जाती कि वो ज़्यादा डीपर लेयर्स में जाए। सो इसलिए वहाँ पे डीप सीटेड अर्थक्वेक्स जो है वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में हमें देखने को नहीं मिलते, वाइल ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस एंड ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस, इन दोनों में तीनों तरह के अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, वाइल जो डाइवर्जेंट है उसमें सिर्फ शैलो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स भी देख लें। तो शैलो अर्थक्वेक्स कहाँ पे मिल रहे हैं हमें? मिड अटलांटिक रिज पे और रिफ्ट वैलीज में। और अगर हम लोग बात करें कन्वर्जेंट की तो आइलैंड आर्क्स लाइक जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और ये यूजुअली ये वो एरियाज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। और ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट की बात करें तो फॉर एग्जांपल इन एंडीज, इन रॉकी माउंटेन्स, और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में हिमालयाज हैं हमारे पास, ट्रांस एशियाटिक बेल्ट है और मेडिटेरेनियन बेल्ट है, तो वहाँ पे शैलो और इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। डाइवर्जेंस में शैलो तरह के अर्थक्वेक सिर्फ देखने को मिलते हैं। कन्वर्जेंट की दो तरह, दैट इज ओशियन ओशियन और ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में हमारे पास शैलो, इंटरमीडिएट और डीप तीनों तरह के हैं, वाइल कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन में सिर्फ शैलो और इंटरमीडिएट है, डीप नहीं होते। सो दीज वर द various types of earthquakes and their relation to the various kinds of plate boundaries. Now we come on to the distribution of earthquakes. तो अर्थ के सरफेस पे जो अर्थक्वेक्स है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो फर्स्ट मेन रीजन इज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, दैट इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, दैट इज अलोंग द वेस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक ड्यू टू ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस, दैट इज ये जो जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस वाली साइड है, तो वहाँ पे ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस है, so that is the western side of Pacific, and along the eastern Pacific due to the ocean continent convergence, that is along the margins of Americas. So North America में Rocky Mountains है और South America में Andes है, तो this is along the Pacific Ocean. तो Pacific Ocean के margins पे हमें एक बेल्ट मिलती है, दैट इज द पैसिफिक सर्कम पैसिफिक बेल्ट विच इज ऑल्सो नोन एज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, सिंस यहाँ पे वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स दोनों ही बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं। देन सेकंड रीजन्स आर द मिड ओशियानिक रिजेस विच आर अलोंग द रीजन्स ऑफ ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस। तो ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस के जगह पे हमारे पास, सॉरी नॉट कन्वर्जेंस, ओशियन ओशियन डाइवर्जेंस की जगह पे हमारे पास मिड ओशियानिक रिजेस हमें देखने को मिलते हैं। ओशियन ओशियन डाइवर्जेंस में मिड ओशियानिक रिजेस हैं, तो एक ये रीजन है जहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं।
Then the third one is the Mediterranean and the Trans-Asiatic belt, that is along the regions of continent-continent convergence. For example, the Himalayas, Hindu Kush mountain ranges and the Mediterranean belt जो पूरी है वो पूरे रीजन में बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस काफ़ी अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं. एंड द फोर्थ main category is the East African Rift Valley, that is along the continent-continent divergence. So ocean convergence and ocean continent convergence में हमारे पास earthquakes की example आ गई along the Pacific Ocean, that is the Circum-Pacific Belt or the Pacific Ring of Fire. ocean divergence की बात करें तो इसकी example आ गई Mid Oceanic Ridges. continent convergence की बात करें तो ट्रांस एशियाटिक बेल्ट एंड द मेडिटेरेनियन बेल्ट. एंड कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस की बात करें तो दैट इज द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इसकी एक एग्जांपल है. सो दीज वर द फोर मेन रीजन्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स ऑन द अर्थ. तो मैप में हम लोग देखें तो दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट और द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. तो ये जो पूरा रीजन है, ये जो पैसिफिक का पूरा रीजन है, इसके मार्जिन्स पे काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोस हमारे पास देखने को मिलते हैं. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस एंड दिस इज द ओशियन कन्वर्जेंस. तो इसकी वजह से इस रीजन में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स और वॉल्केनो दोनों ही देखने को मिलते हैं. देन सेकेंड वन वॉज द मिड ओशियानिक रिजेस. फॉर एग्जाम्पल दिस मिड अटलांटिक रिज जो है, तो इस रीजन में भी बहुत अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं. एंड दिस वन इज इन द इंडियन ओशन, दैट इज द कार्ल्सबर्ग रिज. तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलती हैं. देन नाज़का प्लेट, कोकोस प्लेट, यहाँ पे भी. तो अराउंड द प्लेट मार्जिन्स जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ पे हमारे पास काफ़ी एक्टिव वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स हैं. देन इज दिस ट्रांस एशियाटिक एंड मेडिटेरेनियन बेल्ट. तो ये पूरे रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक्स हमारे पास देखने को मिलते हैं. एंड दिस वन दैट इज़ द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली. तो इस रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं. सो दिस वाज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो इसमें भी अब अगर हम लोग देखें तो मेजर अर्थक्वेक्स जो पिछले अराउंड 100 ईयर्स में आए हैं वो इन मेन रीजन्स में ही आए हैं. सो दिस इज़ द सर्कम पैसिफिक बेल्ट. Then this is the Trans-Asiatic and the Mediterranean belt. This is the East African Rift Valley, and these are the mid-oceanic ridges. So this was about the distribution of earthquakes on the surface of Earth. Now कुछ recent major earthquakes की बात करें तो globally अगर हम लोग बात करें तो first one is Valdivia, चिले में जो earthquake आया था in 1960. उसका मैग्नीट्यूड था 9.5 on Richter scale. So this was the highest magnitude of an earthquake recorded on the earth. तो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक ये 9.5 मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक जो था ये चिले में आया था इन 1960. उसके बाद सुमात्रा इंडोनेशिया में आया था, दैट वाज कॉमनली कॉल्ड एज इंडियन ओशन अर्थक्वेक, जो कि 2004 में आया था, जिसकी वजह से इंडियन ओशन सुनामी भी आई थी. तो उसका जो मैग्नीट्यूड था दैट वाज 9.1 टू 9.3 के बीच में था. देन जापान अर्थक्वेक 2011 में आया था, उसका भी मैग्नीट्यूड 9.1 था. देन सिचुआन की बात करें, चाइना अर्थक्वेक 2008 में आया था 7.9 मैग्नीट्यूड का. देन नेपाल अर्थक्वेक 2015 में आया था 7.8 मैग्नीट्यूड का. देन रिसेंटली तुर्की सीरिया में अर्थक्वेक आया था 2023 में, उसका मैग्नीट्यूड था 7.8. मोरक्को अर्थक्वेक आए थे 2023 में, दैट वाज again 6.8 magnitude. So these were some of the examples of the earthquakes that were recorded. तो ये कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के थे. So these first three, तो ये सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं. और उसके बाद में ये कुछ रीसेंट वन है जैसे तुर्की सीरिया में, मोरक्को में, नेपाल में. सो दीज वर द सम ऑफ द मेजर ग्लोबल अर्थक्वेक्स. अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में भुज अर्थक्वेक 2001 में जो आया था, दैट वाज द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड रिकॉर्डेड अर्थक्वेक इन इंडिया इन रीसेंट टाइम्स. दैट वाज ऑफ द मैग्नीट्यूड 7.9.
7। तो भुज अर्थक्वेक 2001 में आया था, उसके बाद कश्मीर अर्थक्वेक 2005 में जिसका मैग्नीट्यूड था 7.6। उसके बाद सिक्किम नेपाल अर्थक्वेक जो आया था 2011 में, उसका मैग्नीट्यूड था 6.9। देन लातूर अर्थक्वेक इन 1993, 6.2 मैग्नीट्यूड का, एंड देन उत्तरकाशी अर्थक्वेक 1991, 6.1 मैग्नीट्यूड का। तो दीज वर सम ऑफ द earthquakes of highest magnitude in India. Now finally we come on to the impacts of earthquakes. तो earthquakes के क्या impacts हैं? तो जैसे हमने देखा था कि वोल्केनिज्म के सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही नहीं हैं, पॉजिटिव भी हैं, वैसे ही अर्थक्वेक्स के भी नेगेटिव के साथ साथ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो पहले बात करते हैं अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स में क्या है? लाइफ लॉस, ह्यूमंस की, एनिमल्स की लाइफ, प्लांट्स की लाइफ, तो सारी लाइफ फॉर्म्स इसमें डेंजर में आ जाती हैं। देन इज इकोनॉमिक लॉस, दैट इज प्रॉपर्टी का लॉस, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होता है। देन इज these earthquakes they can trigger other natural disasters as well. For example, earthquake की वजह से सुनामी आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है, एवलांच आ सकता है, फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं, फायर इंसिडेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से earthquakes की वजह से और कोई नेचुरल डिजास्टर जो है वो भी ट्रिगर हो सकते हैं। डिस्टर्बेंस इन द एनिमल बिहेवियर, देन ग्राउंड लर्चिंग एंड डिस्प्लेसमेंट। सो दीज वर सम ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। बट इसके अलावा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, these earthquakes they built landforms, for example hills, valleys, mountain ranges, coastal terraces, etc. So these are all formed because of these earthquake activities. Then is they influence the flow of underground water, oil, natural gas, etc. For example, the formation of natural springs. तो अर्थक्वेक की वजह से जो रॉक मूवमेंट्स होती हैं उनकी वजह से अंडरग्राउंड जो वाटर है उसके फ्लो में भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। देन ऑयल और नेचुरल गैस जो अर्थ की रॉक लेयर्स में ट्रैप्ड हैं वो भी कई बार एक्सपोज हो जाती हैं, ये नई बन जाती हैं जगह। तो इस तरह से जो अंडरग्राउंड वाटर है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, इनके फ्लो को भी अर्थक्वेक जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देन दे मेक अप द मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल। तो अर्थक्वेक की वजह से जो रॉक्स हैं जिनमें गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जैसे प्रीशियस वैल्यूएबल मेटल्स हैं या मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो भी अर्थक्वेक की वजह से एक्सपोज हो सकते हैं ऊपर सरफेस की तरफ, जिसकी वजह से दे आर being made accessible and available to us. Then finally they release the built up stresses inside the earth's interior. तो अर्थ के इंटीरियर के अंदर जो ये प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, प्लेट मूवमेंट्स की वजह से जो प्लेट मार्जिन्स के अलोंग ये स्ट्रेसेस जो क्रिएट होते हैं, तो ये सारी स्ट्रेसेस इन अर्थक्वेक की हेल्प से रिलीज हो जाते हैं। So these were some of the positive and negative impacts of earthquakes. So this was about the topic of earthquakes.